तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अगले लेक्चर की। लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अपनी बुक में देख लेते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारी बुक है, पेज नंबर 209। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। और इससे पहले के ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम पिछले लेक्चर में निपटा चुके हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर लेक्चर 5 में देख लीजिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो अभी तक हम अपने चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक रजिस्टर लगा हुआ रहता है। रजिस्टर का मतलब है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हो सकता है, या फिर एक ट्यूबलाइट लगी हो सकती है, या फिर कोई भी सिंगल सी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी हुई हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एक रजिस्टेंस लगाया हुआ है। अगर मान लो मैं इसकी जगह कोई बल्ब लगा देता हूँ तो वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम ही करेगा, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो भी क्या करता है, एक रजिस्टर का काम ही करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का भी अपना एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट लगी हो, कोई कूलर लगा हो, कोई पंखा लगा हो, तो वो भी काम करेगा, रजिस्टर का काम करेगा। तो यहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है, इसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, रजिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एमीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर लगा है, ये बैटरी लगी हुई है। अगर सिंगल दिखाते हैं तो सिंगल सेल इस तरीके से दिखाई जाती है। ठीक है, इसमें इधर प्लस लगाया जाता है, इधर माइनस लगाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम एक से ज़्यादा सेल लगा देते हैं तो फिर हम उसको बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैटरी लगी है, की लगी है, एमीटर लगा हुआ है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये आप जानते हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये क्या है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि डिवाइस के नाम पर सिर्फ एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, या आप ऐसा समझें कि बस एक डिवाइस यहाँ पर लगी हुई है, बल्ब, कूलर, पंखा, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हम अपने चैप्टर में ये भी पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस की कोई चीज़ लगा देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, तो अभी तक हम इस चैप्टर में इतना पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स की तरफ जाना पड़ेगा। नीचे मैंने आपको दो इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा रखे हैं, एक ये है, दूसरा ये है। तो अभी इस सर्किट के अंदर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन्हें हम रेजिस्टर्स भी कह सकते हैं और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टर्स के अंदर ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो कभी हम रेजिस्टर बोलेंगे, कभी रेजिस्टेंस बोलेंगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक बल्ब हो सकता है, दूसरा पंखा हो सकता है, तीसरा कूलर, एसी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 को कनेक्ट करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये थोड़ा सा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और देखो यहाँ पे भी 3 कनेक्टेड है, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप 3 को ही कनेक्ट करेंगे, आप 4 भी कनेक्ट कर सकते हैं, चौथा इसके ऊपर ऐसे करके लगा देते, पांचवा लगा देते, छठा लगा देते, 1000 लगा देते। क्या कभी आपने 1000 बल्ब लगे हुए देखे हैं एक ही लाइन में? एक ही लाइन में 1000 बल्ब लगे हुए कभी आपने देखा है? ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिलता है जब हमारे इलाके में कोई प्रोग्राम होता है किसी भी तरह का, जैसे कि रामलीला हो रही है या फिर कोई शादी या फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बल्ब एक दूसरे के साथ लाइन से कनेक्टेड हैं और उनकी संख्या कभी कभी 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। वो सिंपल होते हैं, ये थोड़े से मुश्किल होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं वो एक ही तार से जुड़े हुए हैं। जो करंट यहाँ से चलेगा वही तीनों के अंदर से पास होते हुए निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 3 रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, जब करंट इधर से चलेगा यहाँ से, तो आगे जाके करंट के पास 3 रास्ते होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा करंट इधर से ही निकल जाए, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा। तो करंट के पास 3 रास्ते होंगे, इसलिए तीनों के अंदर करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो तीनों के अंदर अलग अलग करंट जाएगा, यहाँ पे तीनों के अंदर सेम करंट जाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जब तीन रजिस्टर एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में कनेक्टेड हो, सबके अंदर सेम करंट का फ्लो हो रहा हो, तो उसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब तीन रजिस्टर या चार रजिस्टर या फिर उससे ज़्यादा रजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड हो कि सबके अंदर अलग अलग करंट का फ्लो हो, तो उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि देखने में पैरेलल लगे या न लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में उससे होता है कि सारे जो रजिस्टर्स हैं उनके अंदर क्या जाना चाहिए? डिफरेंट करंट जाना चाहिए। अब आपके घर में कूलर कहीं और लगा होगा, पंखा कहीं और लगा होगा, एसी कहीं और लगा होगा, हीटर कहीं और लगा होगा, ठीक है, सबके अंदर अलग अलग करंट जाएगा, उनकी लोकेशन घर में अलग अलग जगह होगी। तो इसका मतलब वो सब के सब किस में होंगे? पैरेलल में होंगे, क्योंकि सबके अंदर अलग करंट का फ्लो हो रहा है। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पैरेलल और सीरीज का मतलब ये रहेगा कि अगर सबके अंदर एक ही करंट जा रहा है तो हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर सबके अंदर अलग अलग करंट जा रहा है तो हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 6, इसमें हम इसी तरह के कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट की स्टडी करने वाले हैं। हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझेंगे। हम ये समझेंगे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट का फ्लो होता है तो उस पर क्या क्या फर्क पड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। तो आज का लेक्चर इन्हीं चीज़ों के बारे में होगा, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं रजिस्टर्स इन सीरीज के बारे में। जब रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ किस में कनेक्टेड होंगे? सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है कि एक ही लाइन में सारे के सारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। उनकी संख्या जरूरी नहीं कि हमेशा 3 ही होगी, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक को नहीं माना जाएगा, एक से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ हमने क्या कर रखे हैं? सीरीज में कनेक्टेड कर रखे हैं एक ही लाइन में, ठीक है। ये एक्टिविटी 12.4 है हमारी बुक की, एक बार बुक में देख लीजिए। ये रही बुक में 12.4 एक्टिविटी, पेज नंबर 210 पर। अपनी बुक जरूर साथ में रखा करें। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें सर्किट में लगाई जाएंगी, जैसे कि एक बैटरी लगाई जाएगी यहाँ पर 6 वोल्ट की, ठीक है। और ये जो रजिस्टर्स हैं इनका रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि इस वाले का 1 ओम है, इस वाले का 2 ओम है, और इस वाले का कितना है? 3 ओम। आपको ये पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। इसके अलावा हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है यहाँ पे। वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्टेड होता है? पैरेलल में। वोल्ट मीटर कभी भी लगाएंगे तो ऐसे लगेगा। मान लो इस वाले रजिस्टर का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इस वाले का मेजर करना है तो वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तीनों का एक साथ मेजर करना है तो वोल्ट मीटर इस तरह से यहाँ पे लगा दिया जाएगा। और ये एमीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। ये की लगी हुई है, अगर ये डॉट लगा है तो इसका मतलब ऑन है, करंट का फ्लो हो रहा है। और अगर ये डॉट यहाँ पे नहीं होता, मतलब इस तरह का, अगर एक ये है दूसरा ये चीज़ है, तो इसका मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब ऑन होता है, ठीक है। तो अभी तो ऑन है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है इसकी रीडिंग को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। मान लो कि इसकी रीडिंग यहाँ पर आ गई, हमें मिली 4 एम्पियर, ठीक है। एमीटर से करंट की जो रीडिंग है वो ली जाती है, और करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो एमीटर में रीडिंग नोट की तो कितनी आ गई? 4 एम्पियर। अब इस एमीटर को यहाँ से हटा के पूरे सर्किट में जहाँ मर्जी आए वहाँ लगा दो। यहाँ पे लगा के देख लो, फिर से रीडिंग नोट करी तो फिर से 4 एम्पियर आ गई। और ये जरूरी नहीं कि 4 एम्पियर ही आएगी, कुछ भी आ सकती है। अब हमने एमीटर यहाँ के बजाय यहाँ पे इस जगह पे बीच में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एमीटर, ठीक है। तो फिर से हमने उसकी रीडिंग नोट करी तो फिर से कितनी आ गई? 4 एम्पियर। हमने पूरे सर्किट में कहीं भी एमीटर को जब लगाया तो उसकी रीडिंग हमेशा कितनी आई? सेम आई, भले ही वो 4 एम्पियर आ रही हो या फिर 5 एम्पियर आ रही हो। तो इससे हमारी समझ में क्या आता है? इससे हमारी समझ में ये आता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट जो होता है वो सभी रजिस्टर्स के अंदर क्या जाता है? सेम जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है।
तो ये जो एक्टिविटी है 12.4, इसको करने से जो सबसे बड़ी बात हमारी समझ में आई वो क्या थी, वो बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि वी ऑब्जर्व दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। सर्किट के हर पार्ट में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमने इस एमीटर को यहाँ से हटाकर जगह जगह लगा के देखा, हर जगह पर एमीटर की रीडिंग क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं तो पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। और हर एक रजिस्टर के अंदर करंट भी क्या जाता है, सेम जाता है। यानी कि मान लो यहाँ पे कूलर लगा है, यहाँ पंखा लगा है, यहाँ एसी लगा है, या फिर तुम्हारा मोबाइल लगा है, सबके अंदर करंट कैसा जाएगा, सेम जाएगा, भले ही उनके रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग हों। मोबाइल का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, कूलर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी सबके अंदर क्या होगा, सेम करंट जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बड़ा भारी नुकसान होता है कि मान लो यहाँ पे हमने एसी लगा रखा है और यहाँ मोबाइल लगा हुआ है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, तो जितना करंट एसी को चाहिएगा उतना ही करंट इन दोनों के अंदर से भी पास होकर आएगा। मोबाइल में से भी उतना ही करंट निकलेगा और जो हमारा बल्ब लगा है वो उसमें भी इतना ही करंट लगेगा। अब एसी को चाहिए ज़्यादा करंट, इन दोनों को कम करंट चाहिए, लेकिन फिर भी इनके अंदर से करंट उतना ही निकलेगा जितना एसी को चाहिएगा। तो उससे क्या होगा कि इन दोनों डिवाइस के खराब होने का खतरा बन जाएगा, क्योंकि इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा करंट जाएगा, या फिर इनके चार्जर खराब हो सकते हैं, बल्ब फ्यूज हो सकता है। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे घरों में बेहतर नहीं माना जाता। हम अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एक्टिविटी 12.4 को करने से हमारी समझ में क्या आया। पहले एक्टिविटी का डिज़ाइन जो हमने किया था वो समझ लेते हैं। हमने 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में लगाए थे और एमीटर कनेक्ट किया था, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था। हमने क्या किया था, एमीटर को यहाँ से हटाकर जगह जगह लगाकर देखा था और फिर पाया था कि एमीटर की जो रीडिंग थी वो हर बार क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इससे हमें ये रिजल्ट मिला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर्स लगे हुए रहते हैं तो उनके अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब अपनी बुक में पढ़िए जरा। हमारी बुक में यहाँ पे लिखा है, यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर की पोजीशन चाहे कुछ भी हो, उसमें करंट जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज द सेम लिखा हुआ है। आगे लिखा है, इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और सेम थ्रू द ईच रजिस्टर। तो कंक्लूजन ये निकलता है एक्टिविटी 12.4 का कि हर रजिस्टर के अंदर करंट जो होगा वो कैसा जाएगा, सेम जाएगा। सबसे बड़ी बात यही निकल के आती है कि सब में सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, एक और एक्टिविटी करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए, एक्टिविटी 12.5। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 12.5। तो एक्टिविटी 12.5 करने से पहले 12.4 में रिजल्ट क्या मिला था उसको दोबारा से समझते हैं। तो 12.4 एक्टिविटी में हमें रिजल्ट मिला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, सेम करंट सबके अंदर जाएगा। अब देखते हैं कि 12.5 एक्टिविटी जब करेंगे तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले जो वोल्ट मीटर लगा हुआ था सारे रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस एक साथ मेजर कर रहा था ये वोल्ट मीटर। अब हम क्या करेंगे कि तीनों रजिस्टर्स के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर लगाएंगे। आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे V1, V2 और V3। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वोल्ट मीटर हमेशा लगता है पैरेलल में, और ज़रूरी नहीं कि इसको नीचे को लगाओगे, इसको ऐसे करके ऊपर को भी लगा सकते हो। ठीक है, तुम्हारी बुक में ये ऊपर की साइड लगा हुआ है। तो ऐसे करके हमने 3 वोल्ट मीटर लगाए। ठीक है, स्विच ऑन कर दिया, मतलब की को प्लग कर दिया। यहाँ की को ऑन करते ही करंट का फ्लो सर्किट के अंदर शुरू हो जाएगा। बैटरी हमने जो लगा रखी है वो 6 वोल्ट की लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद हम तीनों वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है उसको चेक करेंगे। तो जब हम इन तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमने V1 वाला जो वोल्ट मीटर है जब उसकी रीडिंग चेक की तो वो आ गई 1 वोल्ट। ठीक है, फिर V2 वाला चेक करा तो उसकी रीडिंग आ गई 2 वोल्ट। जरूरी नहीं कि यही आएंगी, कुछ और भी आ सकती है।
इसी तरह से V3 वाला चेक करो तो उसकी रीडिंग आ गई 3 वोल्ट, इसकी रीडिंग 1 वोल्ट, इसकी रीडिंग 2 वोल्ट और इसकी रीडिंग 3 वोल्ट। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूरे सर्किट का इस बैटरी से पता चलेगा, वो कितना है 6 वोल्ट। तो जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो पाएंगे कि ये तीनों मिलाकर जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ रहा है। 1 + 2 + 3, 3 + 2 5 और 1 6 वोल्ट। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर रिजल्ट मिला कि सभी रजिस्टर्स का कुल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। एक और बात हमें पता चली कि सभी रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। पिछली एक्टिविटी से हमें ये पता चला था कि इन सब के अंदर करंट जो फ्लो होगा वो सेम फ्लो होगा। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो क्या होता है, सभी रजिस्टर्स का सेम होता है, लेकिन सभी रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमें दोनों एक्टिविटी करके पता चला। पिछली एक्टिविटी से पता चला कि करंट इज सेम इन ऑल द रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट सेकंड जो एक्टिविटी थी 12.5 उसमें हमें ये पता चला कि सभी रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि दोनों एक्टिविटी से मिलने वाले रिजल्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए घर, तो मैंने इस एक्टिविटी 12.5 से मिलने वाले रिजल्ट को यहाँ पे लिख दिया है कि इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा जरा, पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। इसका मतलब ये है कि सभी कॉम्बिनेशंस का, सभी रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है। ये देखिए V = V1 + V2 + V3, यहाँ पे भी हमने लिख दिया है नीचे की तरफ। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा 3 ही होंगे, अगर ये 4 हुए तो V = V1 + V2 + V3 + V4 इस तरह से लिखा जाएगा। तो एक्टिविटी 12.5 से कोई पूछे कि तुम्हें क्या रिजल्ट मिलता है, क्या समझ में आया तुम्हें एक्टिविटी 12.5 करके, तो हमें एक्टिविटी 12.5 करके ये समझ में आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अलग अलग रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है। इन सब का जो सम है वो टोटल के इक्वल होगा। तो अभी हमने सबका अलग अलग निकाल के देखा तो वो क्या आया, टोटल के इक्वल आ गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब एक्टिविटी 12.4 और 12.5 दोनों को इकट्ठा करके हमें ये रिजल्ट सामने आया। 12.4 से पता चला कि करंट सबके अंदर सेम जाएगा, सबके अंदर एक ही करंट जाएगा। और 12.5 से पता चला कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। एक और बात पता चली कि इन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मिलाकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल। तो दोनों एक्टिविटी से मिलने वाले रिजल्ट की मदद से अब हम यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं अगले पेज पर, ध्यान से देखिएगा। तो अगले पेज पर हमने लिख दिया है कि वी नो दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन V = V1 + V2 + V3, सभी जो रजिस्टर्स होते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस का सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। ये पीछे हम एक्टिविटी में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ये जो एक्टिविटी हमने की थी। अब अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो ओम्स लॉ का एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, इस तरह से होता है V = IR। ठीक है, वो ऐसे भी लिखा जाता है R = V/I। तो I को जब इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फार्मूला ये बनकर आता है V = IR। इस फार्मूले को जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए होगा क्या, V की जगह पर आ जाएगा IR, V1 की जगह पर आ जाएगा IR1, V2 की जगह पर आ जाएगा IR2 और V3 की जगह पर आ जाएगा IR3। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि R1, R2, R3 सब अलग अलग लिखा हुआ है क्योंकि सारे जो रेजिस्टेंस थे वो अलग अलग थे। ये देखिए R1, R2, R3, ठीक है, लेकिन I और I सब जगह I ही लिखा हुआ है, I में 1, 2, 3 नहीं लगाया। आप में से ज़्यादातर लोग इसकी वजह जान गए होंगे कि I के अंदर 1, 2, 3 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर
सभी रजिस्टर्स के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आई जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए आई के केस में हमने 1 2 3 नहीं लगाया। अब अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, आई आर, यहाँ से ना आई को कॉमन निकाल लिया जाएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। तो इससे हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिला जिसकी मदद से अगर 3 या 3 से ज़्यादा रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो हम उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए जरा, मान लो कि 4 रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं पूरा सर्किट नहीं बनाऊंगा, केवल 4 रजिस्टर्स आपको दिखा रहा हूँ, R1 R2 R3 R4, और हमें कोई कहे कि इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो हम ऐसे निकाल देंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3, सॉरी R4 भी आएगा क्योंकि 4 है ना इसलिए। अगर मान लो ये 10 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 से लेकर कहाँ तक, R10 तक लिख देते। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर्स आपस में जुड़े हुए होंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बना लिया। तो अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें जान चुके हैं। देखिए, आई जो है वो सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर जुड़े हुए होंगे तो सबके अंदर सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन सब रजिस्टर्स का, R1 का, R2 का, R3 का V जो है, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो उन तीनों को क्या करके निकलेगा, प्लस करके निकलेगा। तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको प्लस करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये बात पता चली। और आखिर में हमें ये बात पता चली कि अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है तो जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में ये सारी बातें याद रखिएगा। करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है, टोटल रेजिस्टेंस भी सारे रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो ये 4 बातें बहुत अच्छी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में याद रखिएगा। और ये फार्मूला कैसे बनाया, ये वाला एक बार फिर से देख लो। हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है। फिर हमने ओम्स लॉ से फार्मूला लगा दिया, V की जगह लिख दिया IR, यहाँ पे लिख दिया IR1 IR2 IR3। I को हमने सेम रहने दिया क्योंकि हम जानते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए हमने इसमें 1 2 3 नहीं लगाए। फिर I को हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर ये बचे, I से I कैंसिल हो गया और तब जाके हमें ये फार्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई देगा और हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम सारे रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है उसके सिंपली क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उम्मीद है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। खास तौर से 4 पॉइंट दिमाग में बिठा लेना ताकि तुम आने वाले सवालों को आसानी से कर सको। चलो बढ़ते हैं आगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझने के बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। इसकी मदद से हम सीरीज कॉम्बिनेशन को और बेहतर समझ पाएंगे। तो पढ़ लेते हैं कि सवाल है क्या। लिखा हुआ है कि 3 रजिस्टर्स ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम, 3 रजिस्टर्स हैं या आप इन्हें रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। 5 ओम का, 10 ओम का और 15 ओम का 3 रजिस्टर्स हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। 3 रजिस्टर्स। तो पहले मैं इससे एक फिगर बना लेता हूँ। आगे ये भी लिखा है कि कैलकुलेट दियर कंबाइंड रेजिस्टेंस द करंट, ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका एक सर्किट तैयार करते हैं। इसके लिए हमें 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे और 12 वोल्ट की बैटरी भी वहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो मैं लगा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्किट तैयार कर दिया है। 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है। तो मैं इस बैटरी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 12 वोल्ट। और ये जो रजिस्टर्स हैं इनका जो रेजिस्टेंस भी लिख देता हूँ 5, 10 और 15, 5 ओम, 10 ओम,
और 15 ओम, और इनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R1, R2 और R3 से। मैंने एमीटर भी लगा दिया है। करंट जिधर से एंटर होगा उधर प्लस लगेगा और जिधर को करंट निकल जाएगा उधर लगेगा माइनस एमीटर के साथ। अभी मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर नहीं लगाया है, जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम वोल्ट मीटर को लगा देंगे। तो सर्किट तैयार कर दिया है। अब सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। कैलकुलेट दियर कंबाइन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कंबाइन रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये मैंने गलत लगा दिया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से कर दिया जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और 3 रजिस्टर लगे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करके लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज लिख दो। R1 कितना है 5, R2 कितना है 10 और R3 कितना है 15। ठीक है, सबको प्लस कर दो। 10 और 5 15 और 15 तो कितना आ गया 30 ओम। तो इस तरह से इस सवाल का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए क्या लिखा है। द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट का पता लगाओ। तो हमें क्या निकालना है, द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट निकालने का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये हमें ओम्स लॉ से मिला था, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, उसके बाद V की जगह पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का कितना है 12 वोल्ट है, क्योंकि हम करंट भी तो पूरे ही सर्किट का निकाल रहे हैं ना, तो इसीलिए पूरे सर्किट का ही पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाएगा। और यहाँ पे R रखना है तो R भी पूरे सर्किट का ही लिया जाएगा, क्योंकि करंट जो आप निकाल रहे हैं वो देखिए क्या है, द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। वो करंट निकालना है जो पूरे सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। और वैसे भी हम ये पढ़ चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो सेम ही रहता है। तो अगर आप पूरे सर्किट का करंट निकालेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी पूरे सर्किट का लिया जाएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी पूरे सर्किट का ही लिया जाएगा। तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हमने ले लिया है और पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस वो हमने कितना निकाला है 30 ओम, उसको यहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, अब ये 6 से कट जाएंगे, 6 2 जा और 6 5 जा और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 एम्पियर आ जाए। तो इस सर्किट के अंदर पूरे के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर। तो अभी तक दो चीज़ें निकाल चुके हैं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल गया और पूरे सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी निकल गया। जितनी भी बातें बताई जा रही हैं सबको बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप आने वाले सवालों को भी इजीली कर सकें। सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी सब आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ तक हो चुका है, अब बढ़ते हैं आगे। एंड इन ईच रजिस्टर भी लिखा हुआ है, तो ये लाइन हमें पीछे से ही लेनी पड़ेगी। द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट एंड इन ईच रजिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि वो करंट निकालो जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, साथ ही साथ हर एक रजिस्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट का भी पता लगाओ। तो देखो पूरे सर्किट में तो इतना करंट फ्लो होगा, ये क्लियर हो चुका है। हर एक रजिस्टर के अंदर भी इतना ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट पूरे सर्किट में जा रहा है वही करंट हर एक रजिस्टर के अंदर भी जाएगा। ये बात हमने समझ ली थी अभी पीछे। तो पूरे सर्किट में अगर 0.4 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है तो हर एक रजिस्टर के अंदर भी 0.4 एम्पियर का करंट ही क्या होगा फ्लो होगा। तो ये जो दूसरा सवाल इन्होंने पूछा ना कि ईच रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जवाब भी क्या होगा 0.4 एम्पियर ही होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना उस चीज़ को क्लियर कर दिया है। मैंने लिखा कि करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 0.4 एम्पियर। पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 0.4 एम्पियर होगा। एंड करंट इन ईच रजिस्टर इज ऑल्सो 0.4 एम्पियर। और हर एक रजिस्टर के अंदर जाने वाला करंट भी 0.4 एम्पियर ही होगा। ब्रैकेट में लिख दिया, बिकॉज इन सीरीज द करंट इन द होल सर्किट इज रिमेन सेम। यहाँ पे रिमेन और लगा देना। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब हर एक रजिस्टर का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर बनाया नहीं था, क्योंकि हम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि अगर इस वाले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो वो आएगा V1, और दूसरे वाले का क्या आएगा V2, और तीसरे वाले का क्या आएगा V3। ठीक है, तो हर एक रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सबको निकालना शुरू करते हैं एक एक करके, और हम ये भी देखेंगे कि इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर जब आएगा, जब हम उसका सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 12 ओम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम V1 निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो V1 के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया IR1। ठीक है, I में मैंने 1 क्यों नहीं लगाया, समझ गए होंगे, क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज में पूरे में सेम करंट जाता है। तो I की जगह क्या आ जाएगा 0.4, या फिर ये वाला भी रख सकते हो 2/5। तो मैं तो आसान कैलकुलेशन के लिए 2/5 ही रखूँगा, तुम 0.4 रख के देख लेना, आंसर सेम आएगा। R1 की जगह क्या लिखेंगे, 5 रखेंगे। तो मुझे ये फ़ायदा मिल गया कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, और कितना वोल्ट आ गया, 2 वोल्ट आ गया इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट करेंगे V2 से, उसके लिए लगा देंगे IR2। ठीक है, तो I की जगह क्या लिखा जाएगा, इस बार 0.4 लिख देता हूँ। चलो, R2 की जगह क्या लिखेंगे, 10। अब 10 की 0.4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, अब तीसरे वाले का निकालते हैं। तीसरे वाले में जो फार्मूला हम लगाएंगे वो IR3 लगा देंगे। I की जगह क्या आएगा 0.4। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे भी 2/5 रखता तो अच्छा रहता, ये रखता ना 2/5 तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, 0.4 रख दिया। और R की जगह क्या रख देंगे, सॉरी R3 की जगह क्या रख देंगे 15, और 15 4 जा कितने होते हैं 60। एक के बाद डेसिमल लगेगा तो 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 6 और 4 10 और 2 12। ठीक है, तो तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो मिलकर कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी कितना है, 12 वोल्ट ही है। तो इस तरह से पूरा जो सवाल है हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से देखते हैं पूरे सवाल को, बेहतरीन क्वेश्चन था। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये मैंने बाहर से निकाला है, बाहर से लिया है ताकि तुम्हें चीज़ों को अच्छी तरह से समझा सकूं। तो क्वेश्चन ये था कि 3 रजिस्टर हैं 5, 10 और 15 ओम के, जो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो हमने सबसे पहले सर्किट तैयार किया, 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा दिए, 12 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी, और जो ज़रूरी चीज़ें थी उन्हें भी लगा दिया, की लगा दी, एमीटर लगा दिया, ये ज़रूरी होते हैं लगाने। ठीक है, एमीटर तो इसलिए लगा दिया क्योंकि सीरीज में तो एमीटर कहीं भी लगाओ करंट सबके अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट दियर कंबाइंड रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट के जो रजिस्टर्स हैं उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना था। तो हमें पता था कि सीरीज है, तो सीरीज के लिए सिंपली इनको क्या कर दिया जाएगा, प्लस, और टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना था, द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। करंट निकालने का फार्मूला लगाया, I = V/R। V की जगह 12 रख दिया, R की जगह 30 रख दिया। क्योंकि पूरे सर्किट का करंट निकाल रहे हैं इसलिए पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाएगा और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी रखा जाएगा। इनको रखने के बाद पता चला कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में जाने वाला करंट 0.4 एम्पियर है। फिर हमसे पूछा कि हर एक रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो हर एक रजिस्टर में भी 0.4 ही जाएगा, क्योंकि सीरीज में सबके अंदर सेम करंट जाता है। एंड में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबके अंदर अलग अलग जाता है। तो सबसे पहले हमने इस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, V1 से रिप्रेजेंट किया उसको, V1 का फार्मूला लगाया, IR1। I में 1 नहीं लगाया क्योंकि करंट पूरे के अंदर क्या है, सेम है। I और V रख दिया, निकल गया। फिर हमने V2 निकाला, फिर V3 निकाला, इसी तरह से फिर ये देखा कि तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिलाकर सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है उसको समझ लिया है। उम्मीद है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे।
उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।